हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आप लोग का ईएमआरएस का पेपर हुआ था 2023 में। उसमें जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही टीजीटी में भी दोनों ही पेपर आज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे टीजीटी हो चाहे ओपीजीटी हो। एएमआरएस से किस तरह के क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए थे। अब जो है वो आपका सिलेबस बदल चुका है, क्योंकि अब जब एग्जाम होगा तो दोनों का ही एग्जाम अब टीयर 1 और टीयर 2 में होगा। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही होगा कि एग्जाम जो है आप लोग का 2 टीयर में हो रहा है। तो जो फर्स्ट ईयर में होगा उसमें आप लोग का जर्नल पार्ट जो है उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। वो कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा टीयर 2 में, वो आपका रहेगा। तो टीयर 2 की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो यहाँ पर मेरा जो दूसरा चैनल है जो कॉमर्स से रिलेटेड ही है, आप उस पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। चैनल का नाम है कॉमर्स स्टडी जोन। यहाँ पर आपको फ्री बैच अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी कराई जाएगी, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा तैयार करना। और फर्स्ट पेपर की अगर बात करें, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है, तो पीवाईक्यूज किस तरह के आपके आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे, उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको केवीएस से हैं, या फिर अगर हम बात करें ईएमआरएस है, या फिर एनवीएस है, इसके अलावा यूपी टेट है, सी टेट है, इन सब के जो पीवाईक्यूज हैं, जो कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पेडागोजी से रिलेटेड है या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, वो सब आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये हमारे इसमें 2023 में पेपर जो हुआ था, उस 2023 के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो उस टाइम पर जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपके, चाहे वो पीजीटी हो टीजीटी हो, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन ही पेडागोजी से रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड के है उससे पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इसी तरह की वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य होता है, यानी कि शिक्षण जो होता है प्रभावी ढंग से जो किया जा रहा है, किसका एक फंक्शन होता है। टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स स्कॉलरशिप। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रभावी शिक्षण है वो किसका एक प्रकार, किसका एक फंक्शन है, यानी कि शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति, या फिर विद्यार्थियों में अधिगम कर पाने की योग्यता, शिक्षक की निष्ठा, या फिर शिक्षक का पांडित्य। तो यहाँ पर दो तो ये आपको क्लियरली लग रहे हैं, टीचर्स ऑनेस्टी या फिर टीचर्स स्कॉलरशिप, जो ये वाले ऑप्शन तो रहेंगे ही नहीं। अब आ जाती है मेन जो पॉइंट है, पहला और दूसरा वाला, जो उसमें आपको आंसर अपना देखना है। तो उसमें अगर हम बात करें क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा, तो विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की जो टीचर की क्षमता होती है वही क्या हो जाता है, आ, वही एक सबसे बड़ा प्रभावी शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। यानी कि इफेक्टिव टीचिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, इफेक्टिव ढंग से आप टीचिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट को लर्न करा सके। उसे रटाना नहीं है, रोड लर्निंग की बात यहाँ नहीं की जाती, यहाँ पर उसको सिखाना है। लर्निंग क्या होती है, अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना, वो अधिगम हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ होमवर्क। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम की आकलन। तो आपने पढ़ा होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट इन लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ये चार तरह के रहते हैं आपके। यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम की आकलन का उदाहरण की बात हो रही है। तो अधिगम का आकलन जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो समेटिव असेसमेंट में आता है। फॉर लर्निंग के लिए होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेटिव हो जाता है। फॉर से फॉर्मेटिव बन जाता है, यानी कि रचनात्मक वाला हो जाता है। जब हम सीख रहे होते हैं तो उसी और सीखने के टाइम में ही, तो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कुछ आपने पढ़ाया, तो उस टाइमिंग में ही आप, जब आप बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं कि जिस तरह से उनसे कितना उन्होंने समझा उसको एक्सप्लेन करने को कहते हैं, तब आप क्लास के चलने के ड्यूरिंग में ही, उस दौरान ही क्या होता है, उनसे क्वेश्चन करके उनको सिखा पाते हैं या प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अधिगम का आकलन जो होता है कि जब ऑलरेडी सब आपने पढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, यानी कि उपचारात्मक है, नादानिक है, सारा शिक्षक का काम हो चुका है, उसके बाद जब फाइनल आप एग्जाम्स ले रहे होते हैं तो वो हो जाता है। तो वहां पर क्या होगा, किस तरह का, ये नॉट एन एग्जाम्पल आपके यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपने समझा है, जो फाइनल एग्जाम्स ले रहे होते हैं तो वो वाला क्या है, एग्जाम्पल्स में आएंगे।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ होमवर्क, यानी कि गृह कार्य का आकलन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर जो भी मैं आप लोग को उत्तर बता रही हूँ, ये सारे आपकी जो आंसर की आई थी, उस आंसर की में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज द टीचर शुड। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फाइल ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स एंड सीक देयर इंडिविजुअल, या फिर फाइंड आउट कॉजेस फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। आस्क देम एज डू why are they not taking interest in their studies? Tell them that taking interest in their studies would lead to good result. आप सिंपल से जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो उनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, खुद को एज ए टीचर देख लीजिए, सामने वाला जो बच्चे हैं ये मान लीजिए कि वो आपके स्टूडेंट है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एज ए टीचर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई बच्चे हैं आपके जो आपसे पढ़ रहे हैं, अब वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आपको अब क्या करना है? प्राचार्य उनके माता-पिता से शिकायत करेंगे, तो शिकायत तो करना ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, हटा दीजिए। उनकी पढ़ाई में रुचि ना लेने के कारणों का पता लगा तो सुधारात्मक कार्रवाई करना। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा कि हमें क्या करना है, हमको ये पता लगाना है कि वो क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस रीज़न्स को जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन रीज़न्स को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not associated with a unit test? निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं होता? Totally controlled by the teacher, used for remedial purpose, standardized achievement test, confined to limited number of competencies. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा यूनिट टेस्ट का हिस्सा नहीं होता है? तो यहाँ पर यूनिट टेस्ट का हिस्सा क्या नहीं होगा? तो जैसे कि आप जानते हैं 3 तरह के प्लान बनते हैं, उस हिसाब के एग्जाम भी बनते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाता है लेसन प्लान आता है, जो सबसे स्टार्टिंग का ही कहें कि होता है, स्नातक गोले में रखिए तो इसके ऊपर जो होता है ये आपका ये जो हो जाता है यूनिट प्लान बनता है, जिससे कि निकल के आपका यूनिट टेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है आपका वार्षिक वाला हो जाता है, यानी कि ईयरली हो जाता है। इससे निकल के आपके एनुअल एग्जाम्स आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था, तो वो आपका इससे निकल करके आया है यूनिट टेस्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं कि इसमें से कौन जो है वो यूनिट टेस्ट से रिलेटेड नहीं होता। तो यूनिट टेस्ट जो होता है उसमें भी आपका असेसमेंट शामिल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि यूनिट टेस्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो स्टैंडर्डाइज जो होता है, मानकीकृत नहीं होते। यहाँ पर जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि वो इसमें शामिल नहीं होता, बाकी तीनों ही इसमें आएंगे। शिक्षक का भी कंट्रोल रहता है, उपचारात्मक कार्य भी किया जाएगा, दक्षताओं की सीमित संख्या तक ही इस पर ही डिपेंड करते हैं। ये तीनों सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है, वेद पाठ्यवस्तुओं को समय पर पूरा किया जा सकता है, बड़े आकार की कक्षाएं अच्छे प्रकार से संचालित हो जाती हैं, अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि शिक्षक केंद्रित उपागम में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा है कि क्या चीज नहीं होगी इससे रिलेटेड। क्या है? टीचर सेंटर। टीचर सेंटर में क्या होता है कि टीचर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, वो बच्चों के बारे में नहीं सोचता, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी तरीके से ही पढ़ाता है। और जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होती है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि बच्चे किस तरह सीख सकते हैं, उनको उनकी क्या क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको सिखाते हैं। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या नहीं, ये पूछा है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है कि कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि टीचर के कंट्रोल में है, तो बच्चों को आए आए ना आए उससे मतलब नहीं, वो अपना पढ़ाता चला जाएगा, तो ये तो सही है। लार्ज साइज क्लासेस आर हैंडल्ड, बड़े क्लासेस जो होते हैं वहाँ पर आप एक एक बच्चे को अगर सेपरेटली देखेंगे तो मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर टीचर सेंटर अप्रोच सही मानी जाती है। तो यहाँ पर और उसके बाद थर्ड वाला जो है कि चाहे टीचर ही एक्सप्लेन करता है, लेक्चर देता है, ये भी सही है। तो क्या नहीं है इससे रिलेटेड? ये वाला है। चर्चा और वाद विवाद जो होता है वो आपका टीचर सेंटर्ड में नहीं आता, वो किस में आता है? वो चाइल्ड सेंटर्ड में आता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ propositions and deal with propositions instead of objects. He deals with some total of possibilities rather than empirical situations. He takes final steps towards versatility in thought.
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन इज एट विच स्टेज ऑफ प्याजेज मॉडल। जो प्याजे का मॉडल है, जीन प्याजे जो थे उनका जो मॉडल है उसके में 4 स्टेजेस दी हुई है, तो ये चारों स्टेजेस उन्होंने बताई हैं और आपसे पूछ रहा है कि मोहन क्या कर रहा है। अब वो योजनाओं के बारे में सोच पा रहा है, वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार करता है, वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है, वह विचार से उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। तो वो अब किस तरह के यानी कि किस स्टेज पर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि वो सोच पा रहा है, किसी चीज़ को थिंक कर पा रहा है। थिंक करने का मतलब क्या है कि आप अमूर्त चिंतन की तरफ जा रहे हैं। आप सारी चीज़ों से पहले आपने क्या किया, अ, उस चीज़ को समझा, उसके बाद उसको क्रिटिकली आपने सोचा अच्छे से, उसके बाद आप एक इमेजिनरी उसमें भी जा पा रहे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पर कौन-सी स्टेज हो जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। ये एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो अलग-अलग स्टेजेस हैं, तो ये आपकी 0 से 2 वर्ष की होती है। प्री ऑपरेशनल जो होती है 2 से 7 वर्ष हो जाती है। ये कंक्रीट वाली ऑपरेशनल है, ये आपकी हो जाएगी 7 से 11 और फॉर्मल वाली हो जाती है 11 से 18। ये हो जाएगी। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे दे दिया है उन्होंने, इस तरह से आपकी सारी स्टेजेस होती हैं। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द लर्निंग प्रोसेस हैज़ द कंपोनेंट्स। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अशोर प्रतिमान के अवयव हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के लिए जो अश्योर होता है उसमें कौन कौन से अवयव है यानी कि उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी वाला करेक्ट है कि अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण करना है, फिर उद्देश्य का निरूपण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माध्यम और सामग्री का चयन और उसके बाद मूल्यांकन, यानी कि एक पूरी क्या है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से हमको कार्य करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डजंट बिलोंग टू एडोलसेंस स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो किशोरों में नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन कह रहा है। अ पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन, highly critical of social evils and injustice, pronounced group loyalty, forming groups among members of same sex। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किशोर जो होते हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं होती। तो जो अडोलसेंस की एज होती है यानी कि जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है, तो उनकी कौन-सी क्या विशेषता यहाँ पर नहीं होंगी। कौन-सी विशेषता नहीं होती है? तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा कि सेम सेक्स की तरफ ये जो आपका होता है बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो यहाँ पर ये वाली इसकी विशेषता नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ अ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। वास्तविक विश्व की समस्याओं का समाधान हेतु वास्तविक उपागमों पर केंद्रीकरण, स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के अनुभव के प्रति संवेदनशीलता, कक्षा कक्ष में सहयोगी एवं सहभागितापूर्ण अधिगम को संबल प्रदान करना। यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन-सी यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चे जब चीज़ों को सीख रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं नॉलेज को, तो वहाँ पर टीचर की क्या जो होता है रोल नहीं होता। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। किस चीज़ से रिलेटेड रोल नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होता है डिस्करेजमेंट। सिंपल सी बात है ये अपोज़िट है। ये वर्ड जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। इसमें थोड़ा-सा कीवर्ड पर भी ध्यान दिया करिए कि क्या कह रहा है यहाँ पर नहीं ही पूछा था और जो नेगेटिव होगा तो वही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। खोज विधि में कौन सा लाभ नहीं होता। खोज विधि क्या होती है? डिस्कवरी, जब आप किसी चीज की खोज कर रहे होते हैं। अगेन यहाँ पर पूछा है आपसे कि क्या नहीं है, क्या और कौन सा एडवांटेज नहीं होता डिस्कवरी मेथड का। तो कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर सी वाला पॉइंट जो है, इस मेथड का यूज जो है वो हम छोटी जो कक्षाएं होती हैं, लोअर क्लासेस जो होते हैं, मतलब छोटे बच्चों के जो क्लास होते हैं उसके लिए क्या है यूज नहीं करते। तो ये इसका इज नॉट एडवांटेज। तो ये कह रहा है कि यूज करते हैं। छोटा बच्चा अभी चीजों को जानता ही नहीं, उसको तो आपको सिखाना ही है ना, तो वो कहाँ से डिस्कवरी कर पाएगा। तो यही वाला क्या है, गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको समझा है, देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम टीजीटी में जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे ही पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जितने भी, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, केवीएस हो या फिर एनवीएस हो, DSSB हो, उनसे रिलेटेड। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।